नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। सच को हजार अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सच हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि सच को हजार अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन हर एक सच हो सकता है। मतलब सच को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, ओवरऑल सच यही है ना। जैसे कि हम लोग सभी टीचर्स अलग अलग वे में आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि समय का सदुपयोग करना है और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग टीचर अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन मोटिव सबका सेम है कि आपका चयन हो और आप अच्छे पद पे सुशोभित हों और अपने राज्य अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी पे देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ वीडियो की मिल जाती है। बस्तर संभाग में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान आंकड़ों में देखना है कि कितनी हो गई है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका सही जवाब है 23,000। 23,000 इसका सही जवाब है। और जो बस्तर है वहाँ कुपोषित बच्चों की फौज हो गई है और 22,000 से बढ़कर अब 23,000 पार कर गई है ये संख्या। ठीक है, तो 23,000 से अधिक ये संख्या बढ़ गई है, तो इसको भी याद रखना है। तो 23,000 प्लस आप इसको मान के चलेंगे। ठीक है, और ये पूरा जो न्यूज आर्टिकल है उसका यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंग्लिश वाले भी अक्सर ये बोला करते थे कि सर जो आधा फोटो वाला है वो तो आप ट्रांसलेट करते ही नहीं है, तो फोटो वाला भी आप पूरी तरीके से ट्रांसलेटेड आपको मिला करेगा। कोशिश करूंगा मैं कि जो भी टूल्स हैं उसका उपयोग करके आपको फोटो ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करा दिया जाए। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस द्वीप पर विकास कार्यों की निगरानी कर रहा है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी या ग, मदगु द्वीप। छत्तीसगढ़ में इनमें से यही द्वीप है। बैरन द्वीप आप जानते हैं, बैरन द्वीप छत्तीसगढ़ का नहीं केवल भारत का आप देखेंगे, यानी अंडमान निकोबार द्वीप में है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप ये मिसाइल परीक्षण रेंज है, ओडिशा में स्थित है। व्हीलर द्वीप भी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चांदीपुर, बालासोर, व्हीलर द्वीप है ना, ये सब जो है मिसाइल परीक्षण केंद्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मदकू द्वीप को याद रखना है, ये शिवनाथ नदी की धारा के दो भागों में विभक्त होने से द्वीप के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण अत्यंत रमणीय स्थान है। इस द्वीप पर प्राचीन शिव मंदिर एवं कई स्थापत्य खंड हैं। लगभग 10वीं से 11वीं सदी के दो अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर इस द्वीप पर स्थित हैं। इनमें से धुमनाथेश्वर तथा दाहिने ओर उत्तर दिशा में एक प्राचीन जलहरी स्थित है जिससे पानी का निकास होता है। इसी स्थान पर दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं। पहला शिलालेख लगभग 3री सदी का ब्राह्मी शिलालेख है और इसमें अक्षय निधि, और दूसरा शिलालेख शंख लिपि के अक्षरों से सुसज्जित है। इस द्वीप में प्राग ऐतिहासिक काल के लघु पाषाण शिल्प भी उपलब्ध हैं। सिरविहीन पुरुष की राज प्रतिमा स्थापत्य एवं कला की दृष्टि से 10वीं 11वीं सदी ईसा की प्रतीत होती है। आज भी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में गुप्त कालीन एवं कलचुरी कालीन मूर्तियां मिली हैं। कलचुरी कालीन चतुर्भुजी नृत्य गणेश की प्रतिमा बकुर पेड़ के नीचे मिली है। 11वीं शताब्दी की यह एकमात्र सुंदर प्रतिमा है। तो इस तरीके से हम मदकू द्वीप के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में सारा ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मदकू द्वीप बहुत ही फेमस जगह है, बहुत सुंदर जगह है और अभी तो ये केवल राज्य में फेमस है, लेकिन अगर इसका अच्छे से प्रचार किया जाए तो जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली फेमस है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक जिला भी है। ठीक है, और एक नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसी तरीके से जो मदकू द्वीप है वो छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी पे स्थित है और छत्तीसगढ़ में नदी द्वीपों में सबसे बड़ा नदी द्वीप ये है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल जो है सीजी करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपको वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधेयकों पर कार्यवाही के लिए समय सीमा के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 41
143(1), ठीक है, 143(1) के तहत राय मांगी है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 143(1), राष्ट्रपति ने विधेयकों पर मंजूरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या न्यायालय निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और विधायिका के मामले में, कार्यपालिका के मामले में कहना चाहिए एक तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखता है। ठीक है, तो इसलिए अब राष्ट्रपति भी अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कुछ दिशा निर्देश चाहते हैं और वो दिशा निर्देश को यहाँ पे पूछा गया है। 8 अप्रैल के फैसले पर 14 महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रपति ने उठाए हैं। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हुए मुर्मू ने जानना चाहा कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के कार्य न्यायोचित हैं और क्या संविधान में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में उन पर ऐसी समय सीमाएं थोपी जा सकती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकारों पे यानी कह सकते हैं निर्णय सुनाया है, जैसे कि जो क्षमादान की शक्ति है उस पर भी निर्णय सुनाया है कि अगर राष्ट्रपति 8-10 साल तक किसी को क्षमा दान की जो पिटीशन है उसको अगर अपने पास रखे रहते हैं तो फिर उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, फिर उसको आप उम्र कैद में बदल दीजिए। ऐसे करके भी एक डिसीजन आ चुका है। और अब ये है कि विधेयकों को जो राष्ट्रपति बहुत समय तक रोक लेते हैं तो वो विधेयक को बहुत समय तक नहीं रोकना है, 90 दिन तक अगर रोक लिए और 90 दिन के बाद वो समय पास हो जाएगा, ऐसा डिसीजन दे दिया जिससे कई विधेयक जो है वो पास हो गए राज्यों के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो विधायिका के जो कार्य प्रणाली बनी हुई है, हालांकि उसके कई कारण हैं, लेकिन अगर जो कार्य प्रणाली बनी हुई है उसका यह कह सकते हैं उसके जो नियम हैं उसके बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम बना दिया। तो एक तरीके से ये बोला जा सके कि कानून बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नियम बना दिया है, एक विधि बना दी है कि भाई 90 दिन का प्रावधान उन्होंने डाल दिया, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान इसके बारे में साइलेंट है। अभी हमको सुनने में लग रहा है कि नहीं ये ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब अगर आप ये मानिए कि राज्य कोई ऐसा काम कर देता है, ऐसा विधेयक ले आता है कि अब राज्य अपनी सेना बनाएगा, है ना, राज्य विधेयक पास कर दिया, अब ये जो क्या कह सकते हैं राज्य की विधान मंडल से पास हो गया और राष्ट्रपति उसको आरक्षित रख लिया अपने पास साइलेंट कि इस पे हम अपना फैसला नहीं देंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आधार पे कि 90 दिन बाद तो स्वयं ही पास हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति उसको रिटर्न करते हैं तो विधायिका यानी विधानसभा तुरंत उसको पास करके फिर भेज देगी यानी राष्ट्रपति के पास, तब तो वो पास हो ही जाएगा। इस तरीके की तकनीकी बातें जो हैं उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। राज्य अपनी सेना बनाने का या फिर राज्य अपने क्या कह सकते हैं स्वतंत्रता का अगर वो ऐलान करता है विधेयक के माध्यम से तो फिर कैसे होगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास भागेगा राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, जबकि राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, तो उसको कुछ अधिकार तो होने चाहिए, कुछ तो संवैधानिक संरक्षण उसको दिया गया है। और कहीं भी संविधानविदों ने ये नहीं बोला था कि राष्ट्रपति से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संविधान में फेरबदल या संविधान में नए कानूनों को डालने का अधिकार हमारे संविधानविदों ने तो कम से कम नहीं दिया था। ठीक है, आपको ये बात गलत लग सकती है, सोचने में ये गलत लग सकती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बहुत समय तक विधेयक को रोक लेते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग यही सोचेगा। लेकिन इसको दूरगामी तरीके से सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक बात है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद से विधि बना रहा है। जो विधि बनाने का काम किसका है, विधायिका का। ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आगे देखते हैं, ये पूरा कह सकते हैं प्रावधान है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए स्पष्ट इसमें बता दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के परमाणु शस्त्रागार की IAEA निगरानी का आह्वान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी या ख, पाकिस्तान। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जो निगरानी में रखा जाना चाहिए, ऐसा राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को संरक्षित करने में कितना सफल है ये हम लोग देख चुके हैं। अभी ही कैराना हिल्स में ऐसा तथाकथित तौर पर भारत ने हमला कर दिया
जिसके कारण परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के वो खतरे में आ गए। ठीक है, तो ऐसी कई स्थिति बन सकती है। मान लीजिए कल को कोई आतंकवादी अटैक कर दिया, परमाणु हथियारों को चुरा लिया, तब तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा ना। फिर तो भारत सहित तो अमेरिका और रूस कोई भी इसकी जद में आ सकता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान के 130, 140, 170, 80 जितने भी इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाए, या फिर पाकिस्तान जैसे रोग नेशन कह सकते हैं, बीमारू देश से इन हथियारों को सीज कर लेना चाहिए, है ना। यूएसए और जितने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देश हैं, इनको ये कभी ना कभी ये कठोर कदम उठाना पड़ेगा और उसके हथियारों को सीज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को उसके बदले लोन वोन दे देंगे तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई, हमको खाना खर्चा मिल गया, चलेगा, तुम ले जाओ परमाणु हथियार। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सिविल लक्ष्य एकेडमी ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के में व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार के ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सहमति प्रबंधन। ठीक है, भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम व्यक्तियों को अपने डिजिटल डेटा को नियंत्रित करने में सशक्त बनाने के लिए एक ढांचे को तैयार कर रहा है। ठीक है, डेटा सुरक्षा उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके तहत, सुरक्षा सुधार का अधिकार होगा, विलोपन का अधिकार होगा, शिकायत निवारण का अधिकार होगा, डेटा डिफ्यूजरी में कर्तव्य होगा सहमति प्राप्त करना, डेटा की सुरक्षा करना, डेटा का उपयोग करना, डेटा को संसाधित करने के लिए जवाबदेह होना। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा के संदर्भ में ये कानून आया हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो 5.11% ये दर्ज की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.1% जो है वो बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में आई है। ठीक है, और ये गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वास्तविक समय में देश में नौकरियों के लिए पात्र लोगों में बेरोजगार लोगों के अनुपात की निगरानी की कोशिशों के तहत पहला मासिक आवधिक श्रम बल सर्वे जारी किया है। इसके पहले तक लेबर फोर्स सर्वे तिमाही और सालाना आधार पर ही जारी किया जाता था। 5.2% रही पुरुषों की बेरोजगारी, इसमें 5.2 रही है। 15 से 29 वर्ष की आयु में 14.4% जो बेरोजगारी है महिलाओं में रही है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसको भी देखा गया है। तो LFPR में देखा गया पुरुषों में और 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुषों में 79% और 75.3%। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारी इस पूरे आर्टिकल में दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी कंक्लूजन में आप पहुंचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र बाहर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, कृषि क्षेत्र को बाहर रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मुख्य रूप से संवेदनशील क्षेत्र विशेष रूप से कृषि और खाद्य उत्पादों को बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा संवेदनशील माना जाता है और इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कृषि, खाद्य उत्पाद, सेवा क्षेत्र और अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जिनको बाहर रखा गया है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्र भी हैं। ठीक है, लेकिन कृषि और खाद्य उत्पाद को आपको याद रखना है, कृषि उत्पाद जो है उनको कृषि क्षेत्र को बाहर रखा गया है। ठीक है, 500 लाइक का टारगेट है आप लोगों के लिए। इसके बाद है भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है जिसे 2026 तक लॉन्च किया जाना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है समुद्रयान। समुद्रयान इसका सही जवाब है। भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और उन्नत 25 टन वजनी चौथी पीढ़ी के वाहन को विशेष रूप से गहरे समुद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसका ढांचा टाइटेनियम से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से समुद्रयान 2026 के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये पूरा डिटेल है और इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब सही जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत छठी सेमीकंडक्टर इकाई किन दो कंपनियों का संयुक्त उद्यम है? टाटा और इंटेल, रिलायंस और सैमसंग, एचसीएल और फॉक्सकॉन, वेदांता और टीएसएमई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आज का हो गया। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखेंगे हम रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ स्थापित है? तो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का कुरगुटालू पर्वत किस जिले में है? तो बीजापुर जिले में है। सशक्त गांव समृद्ध छत्तीसगढ़ लोकार्पण, वितरण और सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया, यानी कब आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया 13 मई 2025। भार्गवास्त्र है तो ड्रोन रक्षा प्रणाली है भार्गवास्त्र। केंद्र सरकार ने किस राज्य में एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश में दी। 6G प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 6ठा स्थान है। नीरज चोपड़ा किस बल में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है? तो भारतीय सेना में दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित उच्च दबाव वाली नैनोफोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो समुद्री जल विलीनीकरण के लिए, इसका विलवणीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका सही जवाब यही है। डीआरडीओ ने इसमें सफलता प्राप्त की है। समुद्री जल को मीठे जल में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है, तो इसको याद रखना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।